स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि अभी एग्ज़ाम आने वाला है हमारा पीटी एमपीपीएससी, ठीक है, और यूपीएससी भी पीटी आने वाला है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की हमारी जो स्ट्रेटजी रणनीति रहेगी वो क्या रहेगी। तो एक एक पॉइंट को हम आगे से समझते हैं और उनको एक एक चीज़ों को समझने के साथ साथ हमें कैसे पढ़ाई करना है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मेंस की एक अलग टाइप की पढ़ाई होती है और प्री की एक अलग टाइप की पढ़ाई होती है। तो उन दोनों चीज़ों में हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करना समझेंगे। जैसे कि जो हमारा एग्ज़ाम है, हमारा एग्ज़ाम एमपीपीएससी पीएससी प्री को लेकर है, और जैसा कि सबको पता है कि प्री प्लस मेंस होता है, तो हमारा जो अभी बात होगी हमें सिर्फ प्री को लेकर बात करनी है, ठीक है ना, जिसे प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लेके बात करेंगे कि प्री को लेके हमारा जो अप्रोच रहेगा वो क्या अप्रोच रहेगा। उसको हम एक नाम भी दे देते हैं जिसको बोलते हैं राइटियस अप्रोच। सही रणनीति क्या रहेगी हमारी, सही रणनीति क्या रहेगी और क्या रहनी चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग हम सब पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जो मेंस के सवाल आते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के आते हैं, प्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारा टारगेट है प्री, ठीक है ना। तो टारगेट क्या है हमारा, प्री एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। टारगेट हमारा है पीटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम पीटी के बारे में समझें कि पीटी को हमें कैसे पढ़ना है, क्योंकि अप्रोच हमें अच्छा रखेंगे तभी हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। वरना क्या है कि हम पढ़ते रहते हैं, 1 साल हो गया 2 साल हो गया, तो हमारा प्री ही क्वालिफाई नहीं होता है, तो हमें थोड़ा निराशाजनक होती है। तो उस चीज़ को हम दूर कैसे करेंगे, तो हम आओ समझते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को समझना चाहें तो हमें पढ़ते वक्त क्या करना है, पहले हम इसको डिवीज़न करना सीख लेते हैं। डिवीज़न करना मतलब क्या, सबसे पहला पॉइंट, डिवीजन का सीधा सा मतलब है कि जब हम पढ़ें तो उसमें विभाजन कर सके। विभाजन मतलब क्या, विभाजित कर सके, विभाजित या बांट सके, बांट सके। इसका मतलब क्या है कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ें, जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला अगर हम एग्जाम्पल लें, प्रस्तावना को समझें, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को समझे हम, तो अगर प्रस्तावना को समझे तो प्रस्तावना क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, ठीक है ना। ये हो गए हमारे क्या, प्रीएम्बल। अब हमें इसमें सबसे पहले ये समझना है कि हम इसको पढ़ेंगे तो हम डिवीजन करें। डिवीजन मतलब बांट दें कि हमें प्री के हिसाब से पढ़ना है, ना कि मेंस के हिसाब से पढ़ना है। तो प्री के हिसाब से क्या, हमें प्रीएम्बल याद होना चाहिए और प्रीएम्बल के जो की पॉइंट्स हैं उनको हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में उन्हीं को पूछते हैं। जैसे कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है ना। तो अगर हम पीटी के अकॉर्डिंग समझे तो पीटी को हमें सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़े तो हम उसमें डिवाइड करना सीख लें। डिवाइड से ही तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे पीटी। अगर यही चीज हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तो मेंस के लिए हमारा एक अलग अप्रोच होगा जिसको मुख्य परीक्षा बोलते हैं, मुख्य परीक्षा। इसके लिए हमारा एक अलग तरीके का अप्रोच होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एनालिसिस की बात होती है, जहां हमें विश्लेषण करना पड़ता है, जब हमें विश्लेषण की बात होती है, विश्लेषण करना पड़ता है। अब विश्लेषण कैसा, जैसे कि सबसे पहला पूछा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता है कोई भी देश अपने बाहरी निर्णय और आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उसको हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब बाहरी निर्णय और आंतरिक निर्णय क्या होते हैं, बाहरी निर्णय वो होते हैं जो विदेश से संबंधित होते हैं। बाहरी निर्णय मतलब हमारी विदेश नीति क्या होगी, विदेश नीति क्या होगी, जो कि अभी वर्तमान समय में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, और उनका पूरी दुनिया में डंका भी बज रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से वो क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर भी बने हुए हैं हर जगह। अभी
जैसे कि कल परसों की बात है, जो कतर से हमारे जो नेवी ऑफिसर उनको छोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति क्या होगी, ये हम संपूर्ण प्रबंध, इसमें हम किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप से मामला नहीं समझ सकते। दूसरा विदेश नीति, ये तो क्या हो गया बाहरी मामले। आंतरिक आंतरिक मामले में देखें तो आंतरिक मामले में क्या हो जाएगा, राजनीतिक मामले हो गए, राजनीतिक मामले, राजनीतिक मामले, राजनीतिक मामले, वोट देने का किसे अधिकार होगा, इलेक्शन में कौन खड़ा हो सकता है, किसके पास क्या अधिकार होंगे, वो क्या सब राजनीतिक मामले। राजनीतिक मामले के बाद क्या हो जाएगा, सामाजिक, सामाजिक मामले, सामाजिक मामले मतलब समाज के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं और समाज के कल्याण के लिए जो भी काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उन सब के निर्णय लेने के लिए हम क्या पूरी तरह स्वतंत्र हैं, मतलब ये एनालिसिस में आ जाएगा। आर्थिक मामले, आर्थिक मामले, ये हमारा क्या आ जाएगा, एनालिसिस में आ जाएगा कि भाई हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब सवाल मेंस में ये पूछा जाता है क्या वर्तमान समय में, वर्तमान समय से मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन के समय में, वैश्वीकरण के समय में क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होना संभव है या नहीं है, ठीक है ना। वैश्वीकरण, हम इसको आगे समझते हैं। जैसे कि सवाल पूछा जाता है क्या वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के वर्तमान समय में, वर्तमान समय में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य संभव है। क्योंकि देखो ये सवाल जो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वर्तमान समय में क्या है कि बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय उभर कर आएंगे, नेशनल नहीं इंटरनेशनल उभर के आए। उन पर क्या होता है कि हम कोई स्वतंत्र रणनीति या नीति नहीं बना सकते। उनमें जैसे कि अगर पहला मुद्दा आप समझोगे पर्यावरण को लेकर, अगर आप पहला मुद्दा समझोगे पर्यावरण, ठीक है ना, पर्यावरण के बारे में क्या आप समझेंगे कि पर्यावरण से संबंधित कोई भी नीति बनाने के लिए हम उतने ज़्यादा स्वतंत्र नहीं होते। तो ये क्या होता है, ये हमारा मेंस का अप्रोच होता है, क्योंकि मेंस में क्या करना है, एनालिसिस करना है। दूसरा अगर मुद्दा हम समझेंगे आतंकवाद का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा, क्योंकि ये सब वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय रूप में उभर कर आए हैं, जिनमें नीतियां बनाना है, क्योंकि इससे क्या है पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। तो कोई एक देश अलग नीति बनाएगा, दूसरी एक अलग देश बताएगा, तो कहीं ना कहीं ये इनबैलेंस टाइप का हो जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो सवाल ये उठाया जाता है वैश्वीकरण के समय में, ठीक है ना, क्योंकि अब क्या हो रहा है ग्लोबल, पूरी दुनिया एक हो रही है। भूमंडलीकरण जिसको बोलते हैं, भूमंडलीकरण मतलब क्या, जो भूमि मंडल मतलब एक हो रहा है, भूमंडली का एकीकरण, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। और ये किसमें, सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, धीरे धीरे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी हो रहा है, वैचारिक परिप्रेक्ष्य में भी हो रहा है, सांस्कृतिक रूप में भी हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन भूमंडलीकरण, लेकिन फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो रहा है। ये नहीं समझना कि भौतिक तौर पे हो रहा है, ठीक है ना। तीसरा अगर मुद्दा हम समझे, जो हर देश में शरणार्थी की समस्या आ रही है, क्योंकि हर जगह वॉर चल रही है, ठीक है ना, तो लोगों का आवाजाही हो रहा है, ठीक है ना। जैसे यूक्रेन वॉर चली रही है 2 साल से, यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, ठीक है, अभी इजराइल हमास की वॉर चल रही है। तो इन सब चीजों को हमें समझना है। ये क्या हुआ, हमारा मेंस का अप्रोच हुआ, ठीक है ना, एनालिसिस वाला। लेकिन पीटी में हमें क्या सिर्फ इन चीजों को समझना है कि ये संपूर्ण प्रभुत्व क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, ठीक है ना। तो मेंस का हमारा क्या होता है, एनालिसिस वाला। समाजवाद को समझेंगे कि समाजवाद क्या होता है। सबसे पहले समाजवाद के टाइप कितने होते हैं, ठीक है ना, मार्क्सवादी समाजवाद जिसको वामपंथी समाजवाद भी बोलते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद जो नेहरूवियन मॉडल होता है, ठीक है, फेवियन सोसाइटी जिसको बोलते हैं, तो वो समाजवाद। ये क्या होगा हमारा पीटी। मेंस में क्या होगा, समाजवाद से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे कि वास्तविक समाजवाद अभी प्रासंगिक है या नहीं है, या अप्रासंगिक हो गया है। जो नेहरूवियन समाजवाद था, जो इंदिरा गांधी का समाजवाद था, वर्तमान में जो सरकार है वो क्या समाजवाद को फॉलो कर रही है, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है उसके बारे में ये कहा जाता है कहीं ना कहीं पूंजीवादी समर्थित सरकार है, ठीक है ना, जिसको कैपिटलिज्म बोलते। तो ये आ गया एनालिसिस वाला। और क्या जो नई आर्थिक नीति है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, ठीक है ना, जो 1991 में आई थी, ठीक है ना, जब पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी और पामुलपति बैकेंडपति नरसिम्हा राव उनका पूरा नाम था। और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे,
डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय आई थी, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलते हैं, जिसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, आर्थिकरण। तो ये क्या है कि उस नीति के आने के बाद जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो समाजवाद वाकई में अभी प्रासंगिक है या अप्रासंगिक हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा एनालिसिस मेंस का। लेकिन पीटी में हमें यही सब पढ़ना है, पीटी में सिर्फ हमें सिर्फ इन पॉइंटों को ही याद रखना है, ठीक है ना। न्याय की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, न्याय की तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन सब की बात की, राजनीतिक न्याय, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, विभाजित करना है। किसी भी टॉपिक को हम पढ़ें, उसको पढ़ने के साथ बड़े अच्छे से समझें, समझने के साथ उसको हम वहां उसको विभाजित कर दें, क्योंकि हमें क्या करना, हमारा टारगेट क्या है, पीटी एग्जाम, पीटी के अकॉर्डिंग अभी पढ़ना। अभी हम मेंस पे नहीं जा रहे हैं, जब हम मेंस पढ़ना शुरू करेंगे तो मेंस की एक अलग हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, तो जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब क्या, जैसे संविधान संशोधन के बारे में समझ लेते हैं, कि अगर हम संविधान संशोधन के बारे में पढ़ें, ठीक है ना, तो हमारा पीटी का अप्रोच क्या रहेगा। पीटी के अप्रोच में सिर्फ हमें क्या देखना है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखेंगे, संविधान में प्रावधान क्या है, संविधान में प्रावधान क्या, ठीक है ना। जैसे कि आर्टिकल 368 भाग 20 में इसकी बात की गई है, ठीक है ना। तो पीटी के हिसाब से हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ यही, संविधान में संशोधन करने की शक्तियां किसके पास होंगी, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा, शक्तियां किसके पास होगी ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यही संविधान संशोधन अगर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है, क्या संविधान के सारे भाग संशोधन किए जा सकते हैं, मेंस के पॉइंट, सारे भागों में संविधान संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ये हमें मेंस के हिसाब से एनालिसिस करना है। दूसरा पॉइंट अगर हम इसमें समझेंगे, तो दूसरे पॉइंट में कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि राज्य को जो शक्तियां दी गई, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा, संविधान संशोधन की शक्तियों के लिए राज्यों की सहमति ली जा सकती, नहीं ली जा सकती, किन किन मुद्दों पर ली जा सकती, तो वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, मेंस का अप्रोच होगा, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल से समझें। दूसरा, जैसे कि अगर हम तीसरी बात में समझे, वित्त आयोग के वगैरह में समझें। जैसे अगर हम वित्त आयोग जब पढ़ने बैठेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका प्रावधान क्या है, संविधान में प्रावधान, आर्टिकल, ठीक है ना, 280, इसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये हमें कहीं ना कहीं पॉइंट टू पॉइंट याद रहना चाहिए, क्योंकि तभी हम एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। संरचना क्या है, एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। प्रथम वित्त आयोग, ठीक है ना, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष, ठीक है ना, अध्यक्ष। अभी वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में वित्त आयोग का अध्यक्ष। तो ये सब बातें कौन सी हुई, जो हमें कहीं ना कहीं पीटी के अकॉर्डिंग, यही अगर हम मेंस में चले जाएं तो फिर हमें कहीं ना कहीं एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण पर बात आ जाएगी, विश्लेषण में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि भारत के जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे को कैसे ये कमजोर या मजबूत करता है। फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचे को मजबूत या कमजोर करता है। केंद्र राज्य संबंध में क्या भूमिका निभा सकता है, केंद्र राज्य संबंध में
क्या भूमिका निभा सकता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एनालिसिस वाला, क्या भूमिका। दूसरा क्या है कि राज्यों की जो स्वायत्तता की मांग है, राज्यों की स्वायत्तता, ठीक है ना, इसके बारे में। तो ये कौन सी चीज होगी, ये सारी एनालिसिस वाली चीज होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहला फर्स्ट अप्रोच क्या है, पहली रणनीति क्या है कि हमें ये समझना है कि हम कोई भी टॉपिक अगर पढ़ें तो उसमें डिवीजन करना है कि पीटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ना कि मेंस के अकॉर्डिंग। और पीटी में क्या है, कहीं ना कहीं अगर वन वर्ड में समझे तो पीटी के लिए हमारे पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन, दूसरा फैक्ट होना चाहिए, तीसरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जानकारी होनी चाहिए किसी भी टॉपिक की, जानकारी, तथ्य होना चाहिए, और हमारा कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा सही। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और जब हम आगे पढ़ेंगे तो इन्हीं चीज़ों पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि पीटी के अकॉर्डिंग अभी हमें चलना है, ना कि हम मेंस के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। अब दूसरी अगर हम रणनीति की बात करें तो दूसरी रणनीति में हम देखेंगे, दूसरी रणनीति पे अगर हम देखेंगे तो दूसरी रणनीति में हमें अपनाना है, पढ़ते समय क्या करना है, अंग्रेजी में एक कहावत है ना, रीडिंग बिटवीन लाइन, वो वाली स्थिति पढ़ना है। रीडिंग बिटवीन लाइन मतलब बारीकी से पढ़ना, अगर हिंदी में बोले तो बारीकी से पढ़ना। बारीकी से पढ़ने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें तो उसको बड़े अच्छे से और समझ के पढ़ें, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, जैसे कि विधानसभा में कंफ्यूज हो जाते हैं, विधानसभा, तो विधानसभा पढ़े तो उसको समझें, विधान परिषद, इनमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं। विधान परिषद क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, ठीक है ना। फिर सांसद, संसद, ठीक है ना, लोकसभा, राज्यसभा, इनको जब पढ़ें तो अच्छे से समझें कि सांसद कौन होता है, संसद कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा, क्योंकि इनमें बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मनोनीत कौन होते हैं, जिसको नॉमिनेट बोलते हैं, मनोनीत कौन होते हैं, निर्वाचित कौन होते हैं। तो हमें बड़ी बारीकी से पढ़ना है और बारीकी से समझना है। जैसे कि दल बदल के संबंध में बात की जाती है, दल बदल क्या होता है, ठीक है ना, दल बदल कानून क्या होता है, इसमें संसद की सदस्यता भी जाती है, संसद की सदस्यता का खात्मा। दूसरा क्या होता है कि पार्टी की सदस्यता भी चली जाती है, तो हमें वो भी समझना है। अगर कोई दल बदल करता है तो पार्टी की सदस्यता भी त्यागनी पड़ती है, ठीक है ना। ये तो हम जब इन चीज़ों को बड़े अच्छे से समझे, बारीकी से पढ़े कि दल बदल, संसद की सदस्यता अलग होती है, पार्टी की सदस्यता अलग होती है, सांसद अलग होता है, संसद अलग होता है, लोकसभा अलग होता है, राज्यसभा अलग, विधानसभा अलग, विधान परिषद अलग, मनोनीत सदस्य अलग होते हैं, निर्वाचित सदस्य अलग होते हैं। और एक और वर्ड सुना होगा, कोरम, क्योंकि पीटी में जो सवाल पूछते हैं इन्हीं से पूछते हैं। कोरम क्या होता है, कोरम जो कि सदन में होता है, लोकसभा राज्यसभा में, तो इसमें कुछ नहीं होता है कि जितने कुल सदस्य संख्या उनका 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10, ये हमें पढ़ना है। और किसी व्यक्ति जो इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसके कितने परसेंटेज वोट ना मिले तो उसमें जमानत जब्त हो जाती है, ठीक है ना। तो निर्वाचन कितना होता है, 1/6 वोट ना मिले तो क्या होता है, उसका चुनाव जमानत जब्त हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है ना, वो सारे पॉइंट है जो हमें बड़े अच्छे से पढ़ना है, समझना है और बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बच्चों को इन्हीं में होता है। जैसे प्रधानमंत्री है, अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न इसमें होता है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, निर्वाचन होता है या नियुक्त होता है, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है।
तो आप जब भी पढ़ो बड़ी बारीकी से पढ़ो। यह नियुक्त होता है, ठीक है ना, यह नियुक्त होता है। ये दूसरा क्या है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल। तो इसमें भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो कोई बच्चे लिख देते हैं 5 वर्ष, ठीक है ना। तो इनमें कंफ्यूजन ही होना है हमें, ठीक है ना। और पीटी में उस एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो कहीं नहीं यहीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, नियुक्त होता है, तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, याद रखना। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष नहीं होता है, उसका क्या होता है, लोकसभा के विश्वास पर्यंत होता है। लोकसभा के विश्वास पर्यंत होता है, लोकसभा के विश्वास पर्यंत होता है, ये चीज समझना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था कि सबसे पहले हमें किसी भी चीज को पढ़ते वक्त उसको विभाजित करना है कि पीटी के हिसाब से पढ़ना, ना कि मेंस की। दूसरी हमारी रणनीति क्या है, बारीकी से, मतलब रीडिंग बिटवीन लाइन, बारीकी से पढ़ना है। अब अगर हम तीसरी स्ट्रेटजी की अपनी बात करें तो तीसरे पॉइंट में हमें पढ़ना है कहीं ना कहीं, तीसरे पॉइंट में हम इसको लिखेंगे कहीं ना कहीं रैशनल, क्रिटिकल या तार्किक या आलोचनात्मक तरीके से पढ़ना है। तो तार्किक तरीके से लिख लेते हैं हम, तार्किक, तार्किक तरीके से पढ़ना, तार्किक तरीके से पढ़ना। तार्किक तरीके से पढ़ने का मतलब यह है कि देखो, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत से बच्चे हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत से बच्चे जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं एसएससी की, जीडी की, आरडी, ग्रुप डी सी के, सभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी को क्या पढ़ना है, सभी को पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है ना। अब सभी को पॉलिटी पढ़ना है तो उनको ऐसी क्या पॉलिटी में से पढ़ना है जो आपके एग्जाम में, क्योंकि पॉलिटी तो देखो सबके सिलेबस में, पॉलिटी वाले ग्रुप डी भी वही पॉलिटी पूछेंगे, यूपीएससी वाले भी वही पॉलिटी पूछेंगे, यूपीएससी वाले भी पॉलिटी पूछेंगे, एमपीपीएससी वाले भी पूछेंगे, और एसएससी जितने भी वनडे एग्जाम हैं सभी को पॉलिटी पूछना है। तो उसी पॉलिटी में से ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन मेकिंग कर सकते हैं कि जो एमपीपीएससी, यूपीएससी वाले बना सकते हैं, एसएससी वाले नहीं बना सकते। तो वो हमें कहीं ना कहीं तार्किक तरीके से उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अब तार्किक तरीके से समझना पड़ेगा, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे कि हम समझे, इसमें अगर हम पहला पॉइंट समझे, जैसे कि हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं भाग 3 में 36 से 51 तक हमें दिए गए हैं, ठीक है ना। भाग 4 में 36 से 51 तक दिए गए हैं। अब इसमें क्या है कि देखो, इसमें जब हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ते हैं ना, तो कई बार हमें क्या पड़ता है, इनका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण किस चीज पे करना पड़ता है, 3 आधारों पर करना पड़ता है। पहला क्या करना पड़ता है हमें, समाजवाद, समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं। दूसरा हमें क्या करना पड़ता है, उदारवाद, उदारवादी नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं। चौथा हमें क्या करना पड़ता है, गांधीवादी, गांधीवादी, ठीक है ना। तो देखो, तार्किक तरीके से मतलब ये है कि समाजवादी कौन से, उदारवादी कौन से, गांधीवादी कौन से, इन्हें हम रटने की बजाय कहीं ना कहीं अगर हम इन विचारधारा को ही समझ लें तो हमें रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने इन विचारधारा को ही समझ लिया तो डायरेक्ट हम किसी भी आर्टिकल को पढ़ेंगे और ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे कि ये आर्टिकल कहीं ना कहीं समाजवादी है, उदारवादी है, या कहीं ना कहीं गांधीवादी है। समाजवादी क्या होता है कि समाज के, राज्य के जो भी संसाधन है उन पे क्या होना, उन पे व्यक्तियों का अधिकार होना चाहिए, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी का नहीं होना चाहिए, राज्य का अधिकार होना चाहिए, और समाज में सब बराबर बंटना चाहिए। समाज में जो आय की असमानता है उसको कम करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कौन सी होंगी, ये समाजवाद वाली चीज़ें होंगी। और समाजवाद में अब जैसे कि ऐसी बात कौन सी है, जैसे आर्टिकल 39B(C) में यही बात की गई है, क्योंकि इसमें क्या, कोई देश के संसाधन है उनका विकेंद्रीकरण हो, ठीक है ना। देश के संसाधनों का कहीं ना कहीं इस तरह से यूज हो जो गरीब लोगों को सुरक्षा दे सके, उनको संसाधन का उपयोग कर सके, 19B(C) में, ठीक है ना। उदारवादी है, उदारवादी का मतलब क्या होता है, जो कहीं ना कहीं पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति पर कोई बाहरी हस्तक्षेप ना हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो राज्य का है। ये उदारवादी विचारधारा है, ठीक है ना। और जो लोकतांत्रिक विचारधारा है वो भी कहीं ना कहीं कहाँ से निकली है, उदारवादी विचारधारा से निकली है। क्योंकि लोकतंत्र में भी क्या है, लोगों का शासन
शासन लोगों के द्वारा, ठीक है ना। तो कहाँ इंडिविजुअल राइट्स की बात की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उदारवादी इंडिविजुअल राइट्स की, ठीक है ना। तो इसमें जैसे कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 50 की बात की जाएगी, 51 की बात की जाएगी, जो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, ठीक है ना। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है। गांधी जी, तो देखो गांधी बाबा कौन है, गांधी बाबा पूरे देसी आदमी। देसी आदमी क्या है, जो भारत की हर एक परिस्थिति को जानते थे, समझते थे, ठीक है ना। और भारत को कहीं ना कहीं इन्होंने ही जिया है। तो इनका मतलब क्या होगा कि अगर पावर जो देना है वो नीचे से शुरू करना चाहिए, मतलब क्या, ग्रास रूट से ऊपर लेवल तक। जो भी जो हमारे यहाँ शक्ति का जो केंद्रीकरण है ना, उसको क्या करना चाहिए, विकेंद्रीकरण। तो गांधी जी किसकी बातें करेंगे, कहीं ना कहीं पंचायतों की बातें करेंगे। तो जो आर्टिकल 40 में बात की गई है, पंचायतों की बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि गांधीवादी विचारधारा क्या मानते हैं कि जो सत्ता, जो शक्ति है, उसका क्या होना चाहिए, केंद्रीकरण ना होकर विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केंद्रीकरण की स्थान पर विकेंद्रीकरण को महत्वता, विकेंद्रीकरण को महत्व, ये गांधी जी का मानना था। अब देखो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जो सत्ता है ना वो एक जगह केंद्र, विकेंद्रीकरण क्या है, उसको नीचे डिवाइड कर। अभी क्या है ना कि सरकार क्या है ना, केंद्र, केंद्र के पास पावर है, केंद्र के पास पावर के बाद राज्य के पास पावर है, राज्य के पास जो कहीं ना कहीं पंचायत या नगर निगम आ जाते हैं, ठीक है ना, जिसे लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ये है। गांधी जी का मानना क्या था कि आप यहां से शुरू करो, पंचायत, मतलब कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए यहां से, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन हो कहां पर, पंचायतों से प्रत्यक्ष निर्वाचन चुन के जाएंगे पंचायत में। फिर जितने लोगों ने पंचायत में सुना है, उस पंचायत के लोग क्या होंगे, उससे ऊपर वाले, ऊपर वाले का नगर निगम में चुनेंगे, ठीक है, उनको इनडायरेक्टली नगर निगम में सुनेंगे। फिर इनडायरेक्टली जिन्होंने नगर निगम को चुना है ना, नगर निगम वाले आपस में मिलकर किसको चुनेंगे, कहीं ना कहीं राज्य के लोगों को, राज्य के किसके, केंद्र के। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये केंद्रीकरण से जगह किसका हो गया, विकेंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण से, केंद्रीकरण से सीधा क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण, ठीक है ना। तो हमें थोड़ा ऐसे ही इन चीजों को समझना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, थोड़ा तार्किक तरीके से समझना। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी अगर हम समझे, दूसरा एग्जांपल समझे, जैसे कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ठीक है ना, जो कि हमें कहां दी गई है, विधायी शक्तियां जो कि अनुच्छेद 123 में दी गई। अब इसमें तार्किक तरीके से इसमें बात की गई किसकी, अध्यादेश की बात की गई, ठीक है ना। तो अभी हम क्या पीटी को लेकर समझ रहे हैं, तो हमें एनालिसिस में नहीं आना, लेकिन तार्किक तरीके का मतलब ये है कि देखो अध्यादेश की शक्ति है, राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को हम जानते हैं क्या होता है कि राष्ट्रपति के आदेश पर जब भी संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि किसी भी मुद्दे पर वो कानून का निर्माण कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अध्यादेश। अध्यादेश का सीधा सा मतलब होता है कोई अल्प अवधि के लिए कानून का निर्माण करना, क्योंकि जब संसद का सत्र शुरू होगा तब उस कानून को पूर्णतः लागू कर दिया जाएगा, उसको अध्यादेश बोलते हैं, ठीक है ना। अब अध्यादेश की जो शक्ति है ना, राष्ट्रपति कहीं ना कहीं संघ सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची पर जारी कर सकता है। समवर्ती सूची ये ऑफिशियली लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, संघ सूची और समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति की शक्तियां जो अध्यादेश जारी कर। अब तार्किक तरीके से क्या है, तार्किक तरीके का मतलब ये है कि कई बार अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के अध्यादेश राज्य सूची के विषय पर जारी कर सकता है, ठीक है ना, क्या राष्ट्रपति अध्यादेश राज्य सूची के विषय पर जारी कर सकता है, जारी कर सकता है, ठीक है। तो देखो
क्या बोला है, मतलब पॉसिबल है या नहीं है, तो इसको हम आराम से समझ सकते हैं। अगर हमने अच्छे तार्किक तरीके से पढ़ा होगा तो हम समझ सकते हैं कि जर्नली अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो किसकी होती है, संघ सूची पर संवर्ती से, राज्य सूची पे नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने पूछा है क्या, तो हाँ हमारा आंसर होगा कर सकते, क्योंकि थोड़ा हमें तार्किक तरीके से पढ़ना है। कब कर सकते, बस वन कंडीशन है, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमें तार्किक तरीके से पढ़ना है। मतलब किसी भी मुद्दे को जब हम पढ़ें तो उसको इस हिसाब से पढ़ें, क्योंकि जिस एग्जाम को हमने टारगेटेड किया है उसमें ये तो अप्रोच बनता ही बनता है, इसके बिना तो काम चलेगा ही चलेगा नहीं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 अप्रोच पढ़ ली। सबसे पहले हमें क्या करना, विभाजित करना है, किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो पीटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। दूसरा क्या, बड़ी बारीकी से पढ़ना है। तीसरा क्या, थोड़ी रैशनल क्रिटिकल तार्किक तरीके से पढ़ना है। अब अगर हम चौथे की बात करें कि एक और पॉइंट आता है जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जिसमें है कि अगर हम चौथे तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें हम फंस जाते हैं। वो चौथा तरीका क्या है, कहीं ना कहीं हमें सीमा निर्धारित करके पढ़ना है, जिसे लिमिटेशन बोलते हैं। सीमा निर्धारित कैसे करें, सीमा निर्धारित कैसे करें, ठीक है ना, सीमा निर्धारित कैसे करें। ये इसलिए बात हुई है सीमा निर्धारित कैसे करें, क्योंकि देखो जब भी हम पढ़ते हैं ना हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत है, पढ़ने के लिए बहुत इतना सारा है कि जैसे कि अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लें, संसदीय समितियों की बात करें, संसदीय समितियां, ठीक है ना, तो ये कम से कम 50 प्रकार की समितियां हैं, 50 प्रकार की समितियां, 50 प्रकार की समितियां या 50 समितियां, तो हम सबको थोड़ी ना पढ़ते रहेंगे, लेकिन हमें यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, कि हमें कम से कम पढ़ना है, अच्छे से अच्छा पढ़ना है। और इसका देखो सीमा निर्धारित करने का सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। मतलब अगर हमें इसको, इस रणनीति को फॉलो करना है तो कम से कम हमारे जो पुराने सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे क्या है ना, उससे हमें एक पॉइंट ऑफ मिल जाता है जिससे कि हम समझ सके कि एग्जाम में हमेशा इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है, लोक लेखा समिति, ठीक है ना, प्रकलन समिति, तो हमें इनको, तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब प्रथम वरीयता देना है कुछ चीजों को, प्रथम वरीयता, ठीक है ना। प्रथम वरीयता में क्या करना है, हमें सिर्फ चीजों को कम से कम और अच्छे से अच्छा पढ़ना है, ठीक है ना। द्वितीय वरीयता में हम देखेंगे द्वितीय वरीयता में हम इनका घटनाक्रम देखेंगे कि इनका घटनाक्रम क्या रहा है वो, ठीक है ना। तो यहां लिमिटेशन करना है। और तीसरा क्या करेंगे, तीसरे में हम पढ़ेंगे नहीं, जो भी हमने पढ़ रखा है ना उसको कहीं ना कहीं एक सरसरी निगाह से हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो तीसरी वरीयता अगर देखें, थर्ड प्रायोरिटी, तीसरी वरीयता का मतलब है कि जो भी हम पढ़ें उसको एक नजर में सिर्फ रिवीजन कर लें, एक नजर में रिवाइज कर ले, ये हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही सीमा निर्धारित हमें और चीजों में ही करना, जैसे संविधान संशोधन में हम सीमा निर्धारित करें, संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, संविधान संशोधन,
तो देखो वर्तमान समय में अगर संविधान संशोधन की हम बात करें आज टिल टू डेट में तो 106 संविधान संशोधन हो गए हैं वर्तमान समय में 106वां संविधान संशोधन तो क्या हम एक एक को पढ़ते रहे? नहीं, 106 तो मतलब अगर हम पेपर हमारा आ जाएगा हम संविधान संशोधन ही पढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं प्रेफरेंस प्रथम वरीयता देनी पड़ेगी। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखें, हमेशा देखना पहला संविधान संशोधन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि पहला संविधान संशोधन इसलिए भी रोचक है कि संविधान बनने के बाद ही ज़्यादा टाइम नहीं लगाता और पहला संशोधन करना पड़ता है। ये इतिहास में बहुत कम ही होता है कि संविधान बनाने के आपने तुरंत ही पहला संविधान संशोधन कर दिया। तो ये आरोप लगाया जाता है कि संविधान क्या इतना अच्छा नहीं बना था कि लागू होने के बाद ही तुरंत संविधान संशोधन, ठीक है ना, पहला संविधान संशोधन। फिर उसके बाद आ जाएंगे दूसरा तीसरा, इतनी जरूरत नहीं है, 17वां संविधान संशोधन। 17 के बाद आ जाएंगे हम इंदिरा गांधी के समय पे, तो कहीं ना कहीं 23वां 24वां संविधान संशोधन। इनके बाद फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 39वां संविधान संशोधन। 39वां इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद ये लेके आई थी, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या लोकसभा किसी सदस्य के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है हाई कोर्ट में, वो है, ठीक है। 39 के बाद सबसे फेमस है जो 42वां संविधान संशोधन। फिर इसके विपक्ष में लाया गया 44वां संविधान संशोधन, फिर 48वां संविधान संशोधन, फिर 51वां संविधान संशोधन, फिर 85 के पहले 61 भी लिख लो, जो कहीं ना कहीं हमारी एज को डिफाइन करता था कि जो 21 वर्ष से फिर क्या हो जाएगी, जो 21 साल होती थी वो घटा के कितनी कर दी थी, 18 साल, ठीक है ना। तो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, फिर 85वां संविधान संशोधन, दल बदल की बातें करते हैं। 85 के बाद 51वां संविधान संशोधन जो कहीं ना कहीं जुडिशली अपॉइंटमेंट की बात करता है, ठीक है, 51वां संविधान संशोधन। फिर 100वां संविधान संशोधन की हम बात कर लेंगे, जो 100वां संविधान संशोधन जो भारत और बांग्लादेश का सीमा समझौता हुआ था उससे संबंधित है। 100 के बाद 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो जीएसटी से संबंधित था। फिर 105वां संविधान संशोधन। तो हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों को निर्धारित करना है, ठीक है ना, कि हम उन्हीं को पढ़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हम ये नहीं कि सभी को पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो ये वरीयता देना है। यही सीमा निर्धारित का दूसरा ऑप्शन आता है कहीं ना कहीं किसमें, हमें आर्टिकल अनुच्छेदों में, ठीक है। तो एक और चीज समझते हैं, हम अनुच्छेदों को समझ लेते हैं कि अनुच्छेदों में सीमा निर्धारित कैसे करें। अनुच्छेद, तो देखो अनुच्छेद में भी वही बात है कि हम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करें और उसमें से चीज़ों को समझें और उसमें से निकालें, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उसमें से अनुच्छेद निकालेंगे तो हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा या हमें इतनी समझ आ जाएगी कि हम किन किन को, क्योंकि जनरली अनुच्छेद के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ठीक है ना। और अभी वर्तमान में कम से कम 440 अनुच्छेद हो गए हैं। तो क्या हम एक एक को पढ़ते रहे, हम मोटा सा एक वेयर एक्ट ले आए वही पढ़ते रहे, मतलब एक साल तक हम अनुच्छेद ही अनुच्छेद समझते रहे, एग्जाम हमारा पीटी में सब हो जाए, क्योंकि वेयर एक्ट ही इतना मोटा आता है जितने में आराम से आपके 2 सिलेबस खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इनमें भी हमें निर्धारित करनी पड़ेगी, तो इनमें भी हम वही पढ़ें जो कहीं ना कहीं वर्तमान में चर्चा में रहते हैं, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये कहीं ना कहीं संबंधित है एक दूसरे से। जैसे कि देखो आर्टिकल 1 पढ़ो आप, ठीक है ना, आर्टिकल 2 पढ़ो आप, उसके बाद कहीं ना कहीं मूल अधिकारों पे आ जाओगे तो आर्टिकल 13 जो क्लॉज 2 में बात की गई है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में ये है कि संविधान पूर्व वो सारी विधियाँ जो मूल अधिकार का उल्लंघन करती रद्द हो जाएंगी। और आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या कहा गया है कि संविधान के पश्चात मतलब संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, ठीक है ना। आर्टिकल 12 भी आप लिख सकते हो, राज्य की परिभाषा, लेकिन 12 कोई पूछता नहीं है। फिर मूल अधिकारों में जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है आर्टिकल 14 जो कानून के समान संरक्षण। फिर आर्टिकल 19 ये ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो हमेशा ही चर्चा में रहता है। पॉलिटिकल रैलियां हो रही हैं तो चर्चा में हो रहा है, किसी ने कुछ बोल दिया तो चर्चा में हो रहा है, ठीक है ना। चाहे जेएनयू से कैसे नारे लगे हों तो चर्चा में। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के बाद आर्टिकल 21 ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि जीवन देश स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर 25 से 28 कहीं ना कहीं धार्मिक स्वतंत्रता की, वो इतना चर्चा में नहीं रहता है, ठीक है ना। फिर आर्टिकल इसके बाद आ जाओगे तो आर्टिकल 32 जो सबसे संवैधानिक,
उपचारों की बात करता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इन चीज़ों को समझना है। संवैधानिक उपचारों की बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, जिसमें रिट्स की बात की गई है 32वें आर्टिकल में, ठीक है ना। तो रिट को भी याद रखना है। और सबसे पहली बात जो हम समझ चुके हैं कि पीटी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है वो सारी रिटें, ठीक है ना, चाहे वो हेवियस कॉर्पस हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ठीक है ना, ये अधिकार परिच्छेद 5 रिटें। रिटों के बाद आ जाएंगे तो फिर हमारे मूल अधिकार के बाद कहीं ना कहीं क्या आ जाते हैं हमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें आर्टिकल 37 जो कहीं ना कहीं राज्य को निर्देश देता है। आर्टिकल 37 के बाद जो भी हमने सबसे पहले चर्चा की थी, आर्टिकल 39 बी सी, ठीक है ना, ये ज़्यादा जरूरी। पंचायतों की बात आ जाएगी, ठीक है ना। पंचायतों के बाद जो समाजवाद से संबंधित 43 ए, ठीक है ना। 43 ए के बाद आर्टिकल 44 जो कि अभी सबसे ज़्यादा वर्तमान में चर्चा है, क्योंकि यूसीसी की बात की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, जो कि अभी उत्तराखंड राज्य में लागू कर दिया गया। तो स्वतंत्र भारत का कोई राज्य ऐसा है जिसने कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता को लागू किया गया, तो वो कौन सा है, उत्तराखंड। तो ये आर्टिकल चर्चा में रहता है, ठीक है ना। और अगर गोवा की बात करें तो गोवा स्वतंत्रता से पूर्व था, ठीक है ना। आर्टिकल 44, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 जो कहीं ना कहीं किसकी बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ये आर्टिकल। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम संघ की कार्यपालिका, तो राष्ट्रपति से संबंधित आ जाएंगे आर्टिकल 54 हो गया, 55 हो गया, ठीक है ना। फिर 56 हो गया। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम 74 पे आ जाएंगे, मंत्री परिषद पे 75 पर आ जाएंगे, 76 पर आ जाएंगे, ठीक है ना। 76 में जो महान्याय की बात, महान्यायवादी की बात कही गई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब की बात की गई है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आ जाएंगे CAG 148। इस तरीके से हमें प्रायोरिटी सेट करना है, ये नहीं कि हम सब पढ़ना शुरू करें। पंचायत राज्य की आ जाएगी 243, ठीक है ना। फिर संविधान संशोधन की बात आ जाएगी, ये अखिल भारतीय सेवा 312, 360, इमरजेंसी आ जाएगी 352, 354, ठीक है। संशोधन 368, 370 जो जम्मू कश्मीर का आर्टिकल था, 371 में 10 राज्यों को स्पेशल प्रोविजन दिया गया, जो नॉर्थ ईस्ट के 6 से 7 राज्य थे, महाराष्ट्र वगैरह। तो इन सब आर्टिकल को हमें कहीं ना कहीं सीमित करना पड़ेगा। हम सारे आर्टिकल को नहीं पढ़ सकते, हमें बस इन्हीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल को ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी क्या, रणनीति, ठीक है ना। तो रणनीति में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमें डिवीजन करना है, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक को हम पढ़ें तो उस टॉपिक को अच्छे से समझना है। समझने के बाद हमें सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को पढ़ना है जो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव बेस्ड हो, फैक्चुअल बेस्ड हो और कॉन्सेप्ट बेस्ड हो। हमें एनालिसिस में नहीं जाना है। अब वो एनालिसिस किसी भी टाइप का हो, चाहे वो क्रिटिकल एनालिसिस हो, चाहे वो एवेल्युएटर मूल्यांकन वाला हो, उसमें नहीं जाना है, ठीक है ना। दूसरी क्या थी कि रीडिंग बिटवीन लाइन हमें बड़ी बारीकी से पढ़ना है। तीसरी हमारी रणनीति क्या थी, थोड़ा तार्किक और नेशनल तरीके से पढ़ना है। चौथी हमारी क्या थी, सीमा निर्धारित करना है, ठीक है ना। अब अगर हम 5वीं रणनीति पे आए तो इसके बाद सबसे लास्ट में जो चीज बचती है वो क्या है, करंट अफेयर की बात हम समझते हैं कि करंट को कैसे पढ़ें, ठीक है ना, जिन्हें समसामयिक घटनाक्रम बोलते हैं। समसामयिक घटनाक्रम, करंट अफेयर। करंट समसामयिक घटनाक्रम। तो देखो पॉलिटी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई कुछ करंट होता भी है कि नहीं भी होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें ऐसी रहती हैं जो करंट से रिलेटेड होती भी है, नहीं भी होती। देखो तो करंट का मतलब ये है कि कम से कम 1 साल का हमें, कम से कम 1 साल, जब भी हम एग्जाम दे रहे हैं 1 साल पहले के घटनाक्रम को समझना है और जानना है। अब वो क्या समझना है, क्या जानना है, तो देखो पॉलिटी से संबंधित कोई भी चीज़ समझना क्या है। अगर किसी राज्य में गवर्नर से संबंधित कोई मुद्दा, जैसे अभी तमिलनाडु के गवर्नर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर, ठीक है ना, तो वो हमें वर्तमान में देखना पड़ेगा, वो घटनाक्रम क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरा कहीं पर भी पॉलिटिकल डिसबैलेंस चल रहा है, ठीक है, तो सबसे चर्चा में मुद्दा कौन आएगा, गवर्नर का मुद्दा आ जाएगा, ठीक है। राज्यपाल का मुद्दा, तो राज्यपाल का मुद्दा आएगा तो सबसे पहले हमें इसके
प्रोविजन देखने पड़ेंगे, संविधान में क्या प्रावधान है, तुरंत वेयर एक्ट खोला, प्रोविजन देखा 163, ठीक है ना, इनके कार्य क्या है तुरंत देखा, नियुक्ति कौन करता है तुरंत देखा। तो सारे घटनाक्रम को हमको समझना है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था अभी, तो राष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है ना, वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था जो द्रौपदी मुर्मू है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है, ठीक है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, ठीक है, वो सब चीजें, मत मूल्य कैसे निकाला जाता है, इन सब कुछ चीजें हमें तुरंत समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ज्यादा हुआ तो हम पूरे राष्ट्रपतियों का कार्यकाल भी एक देख लेंगे, ठीक है ना। उन सब चीजों को हमें समझना है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई जजमेंट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, उससे संबंधित हमें चीजें समझना। जैसे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या था, अभी जम्मू कश्मीर का 370 का वर्डिक्ट आया था, जम्मू कश्मीर का 370 का निर्णय, ठीक है ना, तो ये हमें समझना है। अब जब 370 का निर्णय आया तो इसकी वजह से कितनी चीजें चर्चा में रही, जम्मू कश्मीर का संविधान भी चर्चा में रहा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भी चर्चा में रही, जम्मू कश्मीर की विधानसभा भी चर्चा में रही, जम्मू कश्मीर के गवर्नर भी चर्चा में रहे, फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब चर्चा में रहे। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो वो सब हमें वर्तमान में देखना है, ठीक है। इन्हीं से ही मिलके क्या करेंट अफेयर बनता है। दूसरी चीज करेंट अफेयर में अभी सबसे ज्यादा चर्चा में क्या है, महिला आरक्षण, जो अभी पास किया गया है बिल, महिला आरक्षण, महिला आरक्षण की बात की गई। तो महिला आरक्षण की बात की गई तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या, महिलाओं की स्थिति क्या है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम यही समझेंगे, महिलाओं की स्थिति लोकसभा, लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है ना, और विधानमंडल समझ लेते हैं स्टेट का, दोनों इसमें दोनों आ जाएंगे, विधानमंडल विधान, ठीक है ना। फिर हम इसमें समझेंगे महिला आयोग, महिला आयोग को समझ लेंगे, ठीक है ना। ये करंट की बात है, जो भी करंट में चल रहे हो, ठीक है ना। महिला आयोग, महिला आयोग किसके अंतर्गत आता है, बाल विकास मंत्रालय, ठीक है ना, बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय का मंत्री कौन है वो समझ लेंगे। तीसरी चीज हम समझ लेंगे कि महिलाओं से संबंधित जो भी वाद विवाद चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, महिलाओं से संबंधित वाद विवाद, ठीक है, ये सब चीजें समझ लेंगे हम। अगर हम इसमें एक और पॉइंट ले लें तो लास्ट पॉइंट हम समझ लेंगे कि दुनिया में महिलाओं की स्थिति क्या है, दुनिया में मतलब दुनिया की संसदों में, विधायकों में क्या है, किसमें कितना रिप्रेजेंटेशन है दुनिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। जैसे कि यूएस में कितना है रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटेन में क्या है, ठीक है ना, जर्मनी में क्या है, इन सब चीजों को हम समझ लेंगे। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किस देश में है, ये भी, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व किस देश में है, ठीक है ना। तो एक नाम सुना हो, सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर महिलाओं को देखा जाए तो रवांडा में है, रवांडा नाम सुना हो आपने, अफ्रीका का देश एक रवांडा। अब उधर के जो संसद है ना उसमें इसलिए प्रतिनिधि ज्यादा नहीं है कि वहां के लोग थोड़े प्रोग्रेसिव हैं, मॉडर्न है, मतलब प्रगतिशील हैं या आधुनिक हैं या बड़े समझदार है रवांडा में, इसलिए नहीं है, इसका दूसरा कारण है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। इंटरेस्टिंग कारण ये है कि वहां के जो पुरुष है ना, पुरुष समाज को तो आप जानते हो, जहां भी रहेगी शांति से रहना ही नहीं है, उपद्रव मचाना ही मचाना है, क्योंकि उसको तो काम ही एक है, जंगल उजाड़ना, लड़ाई झगड़े करना। तो जो पुरुष समाज है ना वो लड़ाई झगड़े कर कर ही अपने आप को मार रहा है, पिट रहा है। और देखा होगा कि नॉर्थ अफ्रीका के जो कंट्रीज है उसमें जैसे लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, इन सब में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो वहां लोगों की संख्या ही कम हो गई है, इसलिए कहीं ना कहीं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है। तो कारण ये है
कि पुरुष आपस में लड़ाई झगड़ा इतना कर रहे हैं कि पुरुष की संख्या ही कम हो गई है, मतलब जो सेक्स रेशियो ना वो कम हो गया। इसलिए रवांडा में क्या है ना, महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो गया। कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है और ज़्यादातर देशों में यही होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि लड़ाई झगड़े बिना इन्हें शांति आता ही नहीं है और पुरुष समाज वैसे ही बदनाम रहता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि एक ही चीज़ सीखिए, ठीक है। तो ये सारी हमारे पॉइंट हो गए हैं कि हमें कैसे पढ़ना। इसके बाद सबसे जो लास्ट पॉइंट बचता है ना, उसको मिसलेनियस बोलते हैं, विविध। विविध सबसे लास्ट पॉइंट, विविध। तो देखो विविध में तो हमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, जो सब हमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन एग्जामिनर निकालता है और क्वेश्चन मेकिंग कर सकता है। विविध में तो वो कुछ भी पूछ सकता है, पॉलिटिज्म, जैसे कि विविध में पूछ ले पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछ लिया, ठीक है ना। पहले राष्ट्रपति कौन थे जो कहीं ना कहीं कार्यवाहक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हिदायतुल्लाह, ऐसे कौन से राष्ट्रपति जिनकी ऑफिस में डेथ हो गई थी, वो इन सब चीज़ों में विविध में पूछ सकता है, ठीक है ना। कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अच्छा था, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहीं ना कहीं आपातकाल का दुरुपयोग किया था, राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया था, एक समय में तो उन्होंने राज्यों में सरकार बर्खास्त कर दी थी, ठीक है ना। तो ये सब विविध में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे उनको कौन से संविधान संशोधन में समाप्त कर दिया गया है, आरक्षण का मुद्दा क्या है, आरक्षण का परसेंटेज क्या है, 50% की सीमा बढ़ा देनी चाहिए, घटा देनी चाहिए, किस राज्य में 69% सीमा चली गई, तमिलनाडु में। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, विविध में पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया विविध। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं। एक बार हम समअप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा था। तो देखो सबसे पहले पढ़ाई जो हमें करनी है ना, उसमें सही दृष्टिकोण क्या होगा, तो एक बार मैं वापस सब रिपीट कर देता हूं एक ही जगह, ठीक है ना। सही दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या था, हमें विभाजन करना है, देश का विभाजन नहीं करना है, सब्जेक्ट का विभाजन करना है। विभाजन, बांटना, किस में, पीटी और मेंस में। ये किस में चल रहा है, पीटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है ना। तो कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसको इस हिसाब से पढ़ना है कि पीटी के अकॉर्डिंग पढ़ना, ना कि मेंस के अकॉर्डिंग। पीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है ना, फैक्चुअल हो और कॉन्सेप्चुअल हो, ये 3 चीजें याद रखना। दूसरी चीज क्या पढ़ा था हमने कि थोड़ा हमें बारीकी से पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना और समझना है, बारीकी से पढ़ना और वा समझना, ठीक है ना। थर्ड चीज क्या है, थर्ड में हमें क्या पढ़ना था, थोड़ा तार्किक तरीके से पढ़ना, रैशनल तरीके से, तार्किक तरीके से, तार्किक तरीके से पढ़ना है। फोर्थ में क्या पढ़ना है, हमें सीमा निर्धारित करना है कि हम अनुच्छेद पढ़ें तो वही पढ़ें जो प्रीवियस ईयर में आ गए हैं, हम सभी को ना पढ़ें, सीमा निर्धारित करना, ठीक है ना। फिर 5वें में क्या पढ़ना था, समसामयिक घटना, करेंट अफेयर, समसामयिक घटनाक्रम, समसामयिक घटनाक्रम। 6th में क्या पढ़ना था, विविध, ठीक है ना। ये हो गया। तो देखो अभी के इस लेक्चर में हमने ये समझ लिया कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर में हम समझेंगे हमें क्या पढ़ना है। तो अभी हमने समझा है कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, कैसे पढ़ना है। अगले लेक्चर में आएंगे हम क्या पढ़ना है, ठीक है ना, क्या पढ़ना है। तो इसमें हम समझेंगे पाठ्यक्रम, जो सिलेबस दिया गया है, पाठ्यक्रम को समझेंगे और पाठ्यक्रम को समझेंगे, और पाठ्यक्रम कौन सा समझेंगे, प्री वाला, प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा वाला नया पाठ्यक्रम, ठीक है ना, प्रारंभिक परीक्षा वाला। तो पाठ्यक्रम को समझेंगे, प्रारंभिक परीक्षा वाला जो नया पाठ्यक्रम है 2024 वाला, ठीक है, वो समझेंगे। और उसको पढ़ने की रणनीति, उसको पढ़ने की रणनीति पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर हम आगे मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम आने वाला है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।